हेलो स्टूडेंट्स, सो फर्दर मूव करेंगे क्रैश कोर्स में और आज से अपना नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। ओके, तो अपन एंट्री कर चुके हैं अब इंटरेस्टिंग चैप्टर्स की जोन में। बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सभी आपको इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लिमिट्स पढ़ेंगे, कैलकुलस, वो भी इंटरेस्टिंग है। ओके, तो जितने भी थोड़े से मतलब इंटरेस्टिंग कम इंटरेस्टिंग वाले चैप्टर है, सीक्वेंस सीरीज, वो इंटरेस्टिंग नहीं लगता है बच्चों को। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो ये अपन पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा? प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको जस्ट जाना है। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको WBC 2026 मैथ्स क्रैश कोर्स नाम से प्लेलिस्ट होगा, वहां आपको सारे क्लासेस दिख जाएंगे। ओके, जो पिछले क्लासेस है, तो अगर उन चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम है तो जरूर जाके पढ़ लेना। ओके, तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। देखो फर्स्ट का ये जितने भी चैप्टर्स है ना, ये आपने 10th में नाम सुना भी नहीं होगा, तो अगर आपके ये वीक चैप्टर्स है ना, तो फर्स्ट क्लास को बिल्कुल ध्यान से सुनना। फर्स्ट क्लास में जो मैं आपको सिखाऊंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा, वहीं फर्दर आपको आगे चीजें काम में आएगी, तो इसलिए पहला क्लास बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक एक बात। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। चैनल पे अगर नए होगे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होगे ना, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, बिकॉज WBJ और JEE मेंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल चैनल है। इस पे आपको सारे अच्छे कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल जरूर जाके ज्वाइन हो जाना, बिकॉज टेलीग्राम पे रहोगे तो आप इस चैनल से कनेक्टेड रहोगे, तो जाके जरूर ज्वाइन हो जाना। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, और जैसा कि हम लोग मॉक टेस्ट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिए, 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप में से जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, उसमें आप जाके ज्वाइन हो सकते हो। ओके, सबसे जो फर्स्ट ग्रुप है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट प्रोवाइड होगा फॉर WBJ, ओनली फॉर WBJ, JEE मेंस के लिए नहीं है, मैं पहले ही आपको बता देता हूं। ओके, सिर्फ WBJ स्टूडेंट्स के लिए है जो WBC देने वाले हैं। आप अपने प्रिपरेशन को इनहांस कैसे कर सकते हो? आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, क्लासेस देखने के अलावा मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। ओके, तो ये दोनों हम लोग प्रोवाइड करें। इस पर एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, मैं बता दूंगा क्या क्या फीचर्स है, थोड़ा डिटेल में समझा दूंगा। ओके, तो इसका 499 प्राइस है। सिर्फ आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो 199 प्राइस है, और सिर्फ मॉक टेस्ट में इनरोल होना चाहते हो तो 399 प्राइस है। तीनों का गूगल फॉर्म सेपरेटली प्रेजेंट होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड होगे जरूर जाके ज्वाइन हो जाना। मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप इस ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाओ, बिकॉज आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और मॉक टेस्ट और प्राइस देखो, अगर आप दोनों को ऐड करो तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी आपको दिख जाएगा। ओके, चलिए तो जाके जरूर ज्वाइन हो, ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा पढ़ाने में भी, और लगेगा कि हाँ मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, चलिए तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाइनोमियल का मतलब क्या होता है। अभी मैं बाइनोमियल थ्योरम पे गया ही नहीं, अभी मैंने बाइनोमियल का यूज किया। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट लाइन, तो बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म। ओके, ट्राइनोमियल का मतलब होगा 3 टर्म। तो अगर ट्राइनोमियल कहीं लिखा हुआ है तो ट्राइनोमियल का मतलब होगा 3 टर्म, जो अपन को पढ़ना ही नहीं है। ओके, तो सर क्या 2 ही टर्म पे पूरी कहानी चलेगी क्या मेरी? नहीं, अपन चालाकी करेंगे ना। कौन सी चालाकी? मतलब अगर 2 से ज्यादा टर्म बने तो अपन उसको मर्ज करके 2 टर्म कर लेंगे, वो अपन सब आगे सीखेंगे। ओके, तो बाइनोमियल का मतलब सर 2 टर्म है। अब बाइनोमियल पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी आपके पास होना चाहिए। जब से सबसे पहला बेसिक जानकारी है नोटेशन। नोटेशन जो सिंबल्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला NCR, जिसने जिंदगी में पहली बार नाम सुना NCR का, उसको मैं आपको समझा दूं। अगर आपको पता होगा तो ठीक है, आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन सुनोगे तो कुछ ना कुछ काम का जरूर निकल के जाएगा। ओके, तो NCR सबसे पहले तो एक नोटेशन है। ओके, अब नोटेशन भी है तो किस चीज का, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब सिंपली जो लिखा हुआ है एक बार मैं समझा देता हूं, फिर मैं अपने तरीके से तो आपको समझाऊंगा ही। ओके, N एंड R शुड बी नेचुरल नंबर। अच्छा, काम की अभी मैं इस पर नहीं आ रहा, बट R कैन ऑल्सो बी 0। ओके, इसको भी मैं अभी स्किप कर रहा हूं। ओके, मैं जो अपना तरीका है वो मैं आपको समझा देता हूं, फिर मैं इस पे आता हूं। ओके, अब देखो, किसी ने बोला है NCR, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सर? तो इसका मतलब हुआ कि आपके आंखों के सामने N चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? N चीजें। अब एक बच्चे को भेजा गया कि जाओ N में से कुछ चीजें चुन लो। कुछ चीजें मतलब R चीजें, ठीक है, तो N में से R चीजों को सेलेक्ट करना इज NCR। अच्छा, तो अब जाके एक बच्चे ने बोला कि सर अगर मान जाओ 10C2 लिखा हुआ है, तो 10C2 का मतलब क्या होगा? सेलेक्टिंग। ओके, सेलेक्टिंग 2 थिंग्स, अपन 2 चीजों को चुन रहे हैं। ओके, आउट ऑफ 10 थिंग्स। एक मिनट, बहुत सारी बातें इससे निकल गई। ये बोलने के लिए हालांकि 1 लाइनर है कि सेलेक्टिंग 2 थिंग्स फ्रॉम 10 आउट ऑफ 10 थिंग्स, लेकिन इससे बहुत सारी बातें निकल गई। जैसे कंक्लूजन 1 देखना। ओके, कंक्लूजन 1 क्या बोलता है कि सर चीजें अपन जो सेलेक्ट कर रहे हैं, ये 10 और 2, ये तो नेचुरल नंबर होना चाहिए ना। मतलब 4/5 में से आप कुछ चीजें चुन सकते हो क्या? नहीं। 3/2 में से कुछ चुन सकते हो क्या? नहीं। हाफ चीजें सेलेक्ट कर सकते हो क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। ओके, अच्छा, फिर लिखा है कि R कैन ऑल्सो बी 0।
कल को हो सकता है बच्चा गया 10 चीजें देखा, उसको पसंद एक भी नहीं आया तो बिना कोई सेलेक्ट किए हुए भी जा सकता है। तो R0 चलेगा बट N0 नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके सामने 0 चीजें प्रेजेंट है तो आप सेलेक्ट ही क्या करोगे? तो 0C नहीं हो सकता। हाँ, वो अलग बात है कि NC0 हो सकता है। ओके, हालांकि वो कोई लॉजिकल नहीं होगा लेकिन स्टिल ओके। तो काम की बात सुनते रहना। ओके, सबसे पहला काम का बात सेलेक्टिंग 2 थिंग्स आउट ऑफ 10 थिंग्स। दूसरा काम का बात कि सर ये 10 और 2 मैंने ऊपर वाला और नीचे वाला, मैं तो यही बोलता हूं, एक बैठा ऊपर एक बैठा नीचे। ओके, तो ऊपर वाला ठीक है एंड नीचे वाला ठीक है, ये हमेशा जब भी रहेंगे नेचुरल बन के जिंदा रहेंगे। ठीक, जिसमें से कंडीशन है नीचे वाला 0 हो सकता है। ओके, अच्छा, ये दूसरा काम का बात। तीसरा काम का बात क्या है कि अब मैंने सर ध्यान दिया, एक मिनट रुको रुको रुको, बहुत सोचेंगे इस पर, बहुत दिमाग लगाएंगे। ओके, अगर सर मेरे सामने n चीजें हैं तो मैं उनमें से कुछ चीजें सेलेक्ट कर सकता हूं। जैसे 10 टॉफियां आपके सामने अगर मैं रख दूं तो आप एक टॉफी सेलेक्ट कर सकते हो, मर्जी नहीं पसंद आया तो एक भी टॉफी नहीं सेलेक्ट करो, 2 सेलेक्ट कर सकते हो, 3 कर सकते हो। एक बच्चे ने बोला कि सर मैं कितना टॉफी सेलेक्ट कर सकता हूं? मैक्सिमम 10। 11 टॉफी सेलेक्ट कर सकता हूं क्या? नहीं, तुम्हारे सामने ही 10 टॉफी है तो 11 कैसे सेलेक्ट करोगे? कहने का मतलब क्या हुआ सर? कहने का मतलब यह हुआ ना कि ऊपर वाला जिसमें से सेलेक्ट करना है वो लॉजिकली समझ भी आता है कि ऊपर वाला जब भी रहेगा नीचे वाले से तो बड़ा ही रहेगा ना। बराबर हो सकता है क्या? इक्वल हो सकता है क्या? हाँ, इक्वल भी चलेगा। हो सकता है कि 10 टॉफी है, मेरे को सब पसंद है, मैं 10 सेलेक्ट करके आ गया। 10 आउट ऑफ 10 थिंग्स 10C10 एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर किसी ने 10C11 लिख दिया तो उस पर आपको हंसना है। क्यों हंसना है? क्योंकि भैया 10 चीजों में से 11 आप सेलेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सामने है ही 10 टॉफी, तो आप 11 कैसे टॉफी सेलेक्ट कर सकते हो? तो दूसरा काम की बात बच्चे ने ऑब्जर्व किया ओके, कि ऊपर वाला जब भी रहेगा नीचे वाले से बड़ा रहेगा, बराबर भी चलेगा। ओके, अच्छा, तीसरा काम का बात क्या रहा सुनना कि सर ये बच्चा ना 10C2 मतलब 10C2 पे पूरी कहानी सिखा रहा हूं मैं, NCR को भी भूल जाने के लिए बोल रहा हूं। ओके, अच्छा, तो पहला काम का बात क्या सीखा अपन ने? नोटिस, ये जस्ट एक नोटेशन है, NCR इज जस्ट अ नोटेशन। अच्छा, फिर दूसरा काम की बात मैंने समझा सर अभी अभी कि सेलेक्टिंग 2 थिंग्स आउट ऑफ 10 थिंग्स का मतलब होता है 10C2। अच्छा, फिर मेरे अगले लाइन में दिमाग लगाया, फिर पता चला ऊपर वाला जब भी रहेगा, सॉरी, ऊपर वाला और नीचे वाला नेचुरल बन के जिंदा रहेगा, जिसमें नीचे वाला होल नंबर हो सकता है, मैंने 0 हो सकता है। ओके, अच्छा, तीसरा काम की बात मैंने क्या बोला कि सर ऊपर वाले को के में से सेलेक्ट करना है। मतलब ऊपर जो लिखा है ना वो मेरे उतने चीजें मेरे सामने पड़ी है, और नीचे वाला इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि सेलेक्ट करना है। तो जितना रहेगा उतने में से ही सेलेक्ट करोगे ना। कल को हो सकता है कि पूरा सेलेक्ट कर लूं, लेकिन जितनी चीजें आपके पास है उससे एक भी ज्यादा सेलेक्ट कर सकते हो क्या? नहीं ना। तो इसलिए मैंने तीसरा काम की बात सीखा है कि ऊपर वाला जब भी रहेगा नीचे वाले से बड़ा या बराबर रहेगा। ओके, अच्छा, चौथा काम की बात सुनना, इंटरेस्टिंग बात। ओके, जब बच्चे ने 2 चीजों को सेलेक्ट किया आउट ऑफ 10 थिंग्स, क्या पैरेलली एक जन बोल सकता है क्या कि सर उसने 8 चीजों को रिजेक्ट भी किया? काम की बात यहां से कंक्लूड करूंगा। ओके, अगर मैं इससे बोलूं कि 10C2 मतलब सेलेक्टिंग 2 थिंग्स आउट ऑफ 10 थिंग्स, ओके, तो क्या ये पैरेलली इक्वल होगा 10 में से 8 चीजों को रिजेक्ट कर देना? हाँ, अब सर पता कैसे चलेगा कि 8 रिजेक्शन वाला है या सिलेक्शन वाला है? तो आपको पता करना भी नहीं है। अगर उसने 8 सेलेक्ट किया तो 2 रिजेक्ट किया होगा। अरे अगर आप 10C8 को बोल रहे हो कि बच्चे ने 10 में से 8 चीजें सेलेक्ट किया है, ओके, तो पैरेलली आप ये बोल सकते हो कि 2 चीजें रिजेक्ट किया है। 10 टॉफी में से 2 टॉफी अगर सेलेक्ट करेगा तो 8 को तो रिजेक्ट कर रहा है ना। हाँ, 8 उसके पसंद के नहीं है। मतलब सर बोल सकते हैं अपन पैरेलली कि इट इज इक्वल टू रिजेक्टिंग 8 थिंग्स ओके आउट ऑफ 10 थिंग्स। अच्छा, मतलब सर 10C2 मतलब 10 में से 2 चीजों को सेलेक्ट करना पैरेलली इक्वल टू 10 में से 8 चीजों को रिजेक्ट करना। हाँ, ओके, अच्छा, ओके, अच्छा, तो सर इतना दिमाग लगाने से फायदा क्या हुआ? चलो ये बात मेरे को समझ में आ गई सर, सेलेक्टिंग 2 थिंग्स आउट ऑफ 10। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, लेकिन ये मैंने क्यों समझा, रिजेक्शन वाला क्यों समझा, ये क्या फायदा होगा इससे मेरे को? तो मैं आपको अभी आगे जब समझाऊंगा फैक्टोरियल का मतलब, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर में ये क्यों समझे अपन। सिलेक्शन से तो मेरा काम चली जा रहा था ना 10C2 समझने से, 10C8 के पीछे क्यों भागे?
ओके अच्छा, तो यहीं पे एक बात लिख दूं क्या कि जिस टाइम सर अपन एनसीआर मतलब आर चीजों को सेलेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ एन चीज, तो क्या बोल सकते हैं सर कि एन माइनस आर चीजों को अपन रिजेक्ट कर रहे हैं। तो एनसीआर इज पैरेलली इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। 10 में से 2 चीजों को सेलेक्ट करना मतलब 10 में से 8 को रिजेक्ट करना मतलब 10 माइनस 2 चीजों को रिजेक्ट करना। हाँ, तो 10 माइनस 2 मतलब एन माइनस आर, तो एन माइनस आर को अपन रिजेक्ट कर रहे हैं। ओके तो एनसीआर पैरेलली इक्वल हो गया एनसी एन माइनस आर के। ओके 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 अच्छा, ये सब सीखेंगे भी, अभी समझाते जा रहा हूं जितना समझते जाओ। फैक्टोरियल दूसरा काम का बात। ओके अच्छा, सिंबल ऐसे इंडिकेट किया जाता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स देखे हो ना, एक्सक्लेमेटरी मार्क का सिंबल वैसे ही रिप्रेजेंट किया था। अच्छा, कई बार इसको ना मार्केट में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, फैक्टोरियल एन ऐसे भी। ओके एल जैसा ऐसे बना के उसके अंदर फिट करा दिया जाता है एन मतलब एन फैक्टोरियल। ओके अच्छा, इसका मतलब क्या होता है समझो। इसका मतलब ये होता है, मैं अभी एन फैक्टोरियल पे नहीं जा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान जाओ 10 तो समझ में आता है ना 10, हाँ, लेकिन अगर किसी ने 10 फैक्टोरियल लगा दिया, इसका मतलब है कि 10 से स्टार्ट करो और मल्टीप्लाई करते जाओ इसके पिछले नंबर्स की। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 1 पे जाके रुक जाना। क्यों? क्योंकि अगर आपने जीरो की मल्टीप्लाई कर दी तो पूरा खेल ही गड़बड़ हो गया, इतना मल्टीप्लाई करके कोई फायदा ही नहीं होगा, सबकी मल्टीप्लाई जीरो खत्म कर देगा ना, तो जीरो पे जाके रुक जाना है। ओके तो 10 फैक्टोरियल का मतलब है कि 10 से कहानी स्टार्ट करो और 1 तक जाके रोक दो। अच्छा ठीक है सर। अब एक बच्चे ने और दिमाग लगाया, सुनना क्या, ई फैक्टोरियल पे और दिमाग लगा दिया। उसने बोला कि सर 10 फैक्टोरियल को आप ऐसे लिख रहे हो, सर इस 10 को मैं पकड़ता हूं, ओके, लेकिन यहां से लेकर यहां तक जो लिखा हुआ है 9 के पीछे वाले लोग मल्टीप्लाई हुए हैं, तो सर ये तो 9 फैक्टोरियल है ना। हाँ अच्छा, अब और दिमाग लगाया उसने बोला सर 10 इंटू 9 को रहने देता हूं। अच्छा, और ये जो लिखा हुआ है ये वाला पार्टी, ये तो 8 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। हाँ तो सर जिस दिन मेरे को मन करेगा मैं फैक्टोरियल में से एक जन को निकालूंगा, हाँ, और एक घटा के उतना फैक्टोरियल रह जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन में भी काम में लेंगे, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ठीक है। ये काम की बात मैंने आपको समझाया क्या कि अगर 10 फैक्टोरियल ये है तो जिस दिन मैं चाहूंगा 10 को साइड कर दूंगा, और 10 के पीछे जो बैठा है वो तो 9 फैक्टोरियल है। हाँ, 9 के पीछे जो बैठा है वो 8 फैक्टोरियल है, 8 के पीछे जो बैठा है वो 7 फैक्टोरियल है। अच्छा, बच्चे ने इतना दिमाग लगाया। ओके अच्छा, तो फैक्टोरियल का मतलब मैंने सर समझ लिया, क्यों जरूरत क्यों पड़ी फैक्टोरियल पढ़ने की। जैसे अगर n फैक्टोरियल दिया हुआ है सर, तो मतलब n है, फिर n से पीछे जितने लोग बैठे हैं वो सबकी मल्टीप्लाई लास्ट में 1 पे जाके रुक जाना है। अच्छा, एक काम की बात कि अगर मैं आपसे पूछूं कि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू बताओ, तो एक बच्चा बोलेगा सर फैक्टोरियल 2 मैंने 2 इंटू 1 मतलब 2। ओके, फिर मैं आपसे पूछूं फैक्टोरियल 1 का मतलब बताओ, तो एक बच्चा बोलेगा सर 1 इंटू, ये 1 तक ही जाके रुका जाता है, ये तो ऑलरेडी 1 है, तो 1 इंटू क्या ही बोलना है, तो 1 ही होगा। हाँ, और अगर आपसे पूछो फैक्टोरियल 0, तो एक बच्चा बोलेगा कि सर 0 से स्टार्ट करो, लेकिन मैंने अभी अभी बोला 0 की कहानी में एंट्री होगी ही नहीं, 0 की कहानी में एंट्री नहीं, 0 की अगर आपने मल्टीप्लाई की तो सब आदमी खत्म हो जाएगा, तो 0 तो आ ही नहीं रहा है मार्केट में। सर स्टार्टिंग वाला 1 था तो मैंने 1 से खोला, स्टार्टिंग वाला 0 होगा तो 0 से नहीं खोलना, नहीं, इसमें कुछ खुलेगा नहीं, बस एंड 1 से होगा, तो फैक्टोरियल 0 हमेशा ध्यान में रखना 1, ये सब ध्यान में रहेगा, बस फैक्टोरियल 0 ध्यान में रखना 0 नहीं होता है। ओके, फैक्टोरियल 0 1 होता है। ओके, मैं लिख भी दे रहा हूं क्या, फैक्टोरियल 0 0 नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। ओके, ये सब आपको नोट्स में काम की चीजें जो मिल जाएंगी, 1 होता है। अच्छा चलिए सर, ये भी मैं आपको समझ गया कि फैक्टोरियल 0 1 होता है, धीरे धीरे सब काम की बातें सब सीखते जाएंगे। ओके, अब ये क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी फैक्टोरियल आपको, इसलिए पढ़ने की जरूरत पड़ी क्योंकि एनसीआर जो अभी अभी पढ़ा, जो एक नोटेशन था एन में से आर चीजों को सेलेक्ट करना या फिर एन में से एन माइनस आर चीजों को रिजेक्ट करना, ओके, ये अभी अभी पढ़े, ये बेचारा अपने आप में अपने फॉर्मूले में ना फैक्टोरियल लेके बैठता है। इसका जो फॉर्मूला होता है ऊपर वाले का फैक्टोरियल, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही, ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल, ओके, और फिर दोनों का घटा के फैक्टोरियल। अच्छा, एक मिनट सर, मतलब अगर अभी अभी जो 10C2 पे बात छेड़ा था अपन ने, ओके, अगर मैं इसको खोलना चाहूं तो ये लिखा है सर 10 फैक्टोरियल, सबसे पहले ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल, ओके, और फिर इन दोनों को घटा के मतलब 8 फैक्टोरियल। अच्छा, अब सर आपको पता है मार्केट में 10 फैक्टोरियल जब खुलेगा तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू ऐसे खुलेगा,
तब तक एक बच्चे की नजर पड़ेगी नीचे, सर 8 फैक्टोरियल है, और अगर 8 फैक्टोरियल है तो मैं 10 के बाद 9 के बाद खोलूंगा ही नहीं, मैं 8 फैक्टोरियल लिख दूंगा। अभी अभी बोला आपको कि 10 के बाद जितना आप मर्जी चाहो साइड करते जाओ, लास्ट में जो जरूरत है उसको आप फैक्टोरियल बोल सकते हो। अभी अभी मैंने बोला आपको, ओके। अच्छा, ऐसे क्यों बोला 8 फैक्टोरियल? क्योंकि नीचे मेरा 8 फैक्टोरियल प्रेजेंट है ना। 2 फैक्टोरियल हर किसी को पता है 2 होगा, और 8 फैक्टोरियल मैं रहने देता हूं इसलिए ताकि मेरे को एकदम बच्चों जैसा मल्टीप्लाई ना करना पड़े, मैं जल्दी से 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल रिमूव कर दूं। ओके, फिर मेरे को पता चलेगा 2 से 5 भी रिमूव हो गया, तो 9 5 जब 45 वैल्यू हो गई, तो 10 से 2 जो सर नोटेशन है उसकी वैल्यू 45 होगी। हाँ, ये बच्चे को डाइजेस्ट नहीं होता कि सर 10 में से 2 चीजों को सेलेक्ट करने की वैल्यू 45 कैसे हो सकती है, कैसे डाइजेस्ट होगा? 10 में से 2 चीजों को सेलेक्ट करना या फिर 2 चीजों को रिजेक्ट भी करना की वैल्यू 45। हाँ, यही इंटरेस्टिंग है, यही काम का बात है कि आपको समझना पड़ेगा कि 10C2 का जो मैथमेटिकल वैल्यू होता है वो 45, और समझने के लिए कि 10 में से 2 चीजों को सेलेक्ट करना। ओके, अच्छा, अभी अभी सर आपने बोला, वो मेरे को थोड़ा दिखा भी दो, मैथमेटिकली दिखा दो, कि आपने बोला कि 10 में से 2 चीजों को सेलेक्ट करना पैरेलली इक्वल टू 10 में से 8 चीजों को रिजेक्ट करना, तो मैंने 10C8 लिखा। ओके, अच्छा 10C8। अब सर अगर मैं 10C8 लिखूंगा तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ऊपर मेरे को ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे नीचे वाले का फैक्टोरियल, और फिर दोनों को घटा के फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ओके, अच्छा, अब सर मेरे को नजर आ रहा है 10 फैक्टोरियल को मैं फिर से 8 पे जाके रोक दूंगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। हाँ, क्यों? क्योंकि नीचे 8 फैक्टोरियल प्रेजेंट है और 2 फैक्टोरियल भी प्रेजेंट है। ओके, फिर 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल मार दूंगा। ओके, और 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल मरेगा, 2 फैक्टोरियल से 5, ही तो 45 फिर से है, और अगर फिर से 45 है तो दोनों वैल्यू बराबर भी है। अब सुनना, जरूरत क्यों पड़ी सर इसकी? इसलिए जरूरत पड़ी ना कि अपन अभी एक शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे इसको खोलने के। ये फॉर्मूला अभी के लिए काम में, चलो अभी के लिए काम में लेंगे, अभी इसका एक तरीका पढ़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि जब भी ऐसा जरूरत पड़ जाए हमेशा छोटे वाले को पकड़ो। 10C2, अगर आपने किसी ने आपसे पूछा 10C8 की वैल्यू निकाल, मैं 10C8 नहीं निकालूंगा। ओके, मैं 10C2 के पीछे भागूंगा। क्यों? वो शॉर्ट ट्रिक्स अभी आपको पता चलेगा जब मैं आपको समझाऊंगा। अभी क्या इतना कहानी समझ में आया? अभी तक जो पढ़ाया वो आपके अंदर आया कि नहीं आया? आ गया ना? आगे बढ़ूं? चले आगे मूव करते। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, तो कुछ नहीं, ये बेस तैयार कर रहा हूं आपका। अब आप इंटरेस्टिंग जोन में आ चुके हो, अब आपको मजा आएगा मैथ्स में। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से तो लगेगा कि हाँ सच में मतलब है, मैथ्स में दम तो है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो है ये। आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मैं फील दिला दूंगा, बाइनोमियल में जस्ट बेस तैयार कर रहा हूं। ओके, और बिल्कुल आपको जिस तरीके में आप समझो उस तरीके में समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। बस ये चीजें आसान चीजें नहीं है जो पढ़ रहे हैं। ओके, अच्छा, अगर किसी ने बोल दिया 8C3 फाइंड करो तो क्या कर लोगे? 8C3, 8C3 क्या है? छोटा वाला है। हाँ, छोटे वाले को ही पकड़ना। अब 8C5 निकालने नहीं चले जाना। सबसे पहले बताओ क्या ये 8C5 के बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल, 3 चीजों को सेलेक्ट करना, मतलब 5 को रिजेक्ट करना आउट ऑफ 8 थिंग्स। ओके, 11C2 क्या 11C9 के बराबर होगा? हाँ, 9C0। ये इंटरेस्टिंग है सर, 9 में से 0 चीजों को सेलेक्ट करना मतलब 9 में से 9 चीजों को रिजेक्ट करने के बराबर होगा। तो क्या पैरेलली 9C9 के बराबर होगा? हाँ। 13C13, 13 में से 13 चीजों को सेलेक्ट कर लेना, 13 में से 13 को सेलेक्ट कर लेना, मतलब आपने रिजेक्ट कुछ किया ही नहीं, तो 13C0 के बराबर होगा। अच्छा, छोटा वाला कौन दोनों में? 8C3, तो छोटे वाले को ही पकड़ते हैं। ओके, अभी आपको तरीके से जब सिखाऊंगा ना, ट्रिक से, तब आपको समझ में आएगा। अभी 8C3 बोलो क्या? ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल। ओके, और फिर दोनों का घटा के फैक्टोरियल। बोलो 8 को कब तक मारोगे? 8 को सर तब तक मारूंगा ना जब तक ये 5 फैक्टोरियल ना दे दे। 5 फैक्टोरियल दिया, छोड़ दूंगा। ओके, नीचे वाला बोलो 3 फैक्टोरियल, मैंने 3 इंटू 2। ओके, 1 को नहीं लिखना, 5 फैक्टोरियल तो ऑलरेडी है। क्या 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल मार दूं? अभी बिल्कुल तरीके से सिखा रहा हूं आपको, अभी ये ऐसे खोलना ही नहीं है, अभी ट्रिक से जब समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, ऐसे करना ही नहीं है। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर बच्चे को पता चला सर यहां से और भी कुछ चीजें डिलीट होंगी। 2 3 जा 6, और फिर 3 से 3 खत्म, तो 8 और 7 हो रहा है। ओके, तो 56, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपको 56, ठीक है। अच्छा, अब और 11C9 कर लोगे। अच्छा, 11C9 को पकड़ू कि 11C2 को पकड़ू? छोटे वाले को हमेशा पकड़ना है, तो 11C2 बोलो क्या हो जाएगा? 11 फैक्टोरियल। ओके, फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर दोनों का घटा के फैक्टोरियल। ओके, अच्छा, अब इस तरीके में भी एक तरीका जल्दी से ढूंढ लो। क्या 11 को 11 इंटू 10 लिख दूं?
क्योंकि 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल से खत्म हो जाएगा। तो ये ऊपर लिखा है 11 इंटू 10, ओके, और नीचे लिखा है 2 फैक्टोरियल मतलब 2, ओके। अच्छा, तो 2 से 5 खत्म हो गया तो ये लिखा है 55, ओके। अच्छा, अब कुछ कुछ अपन छोटा करते गए इसको, ठीक है। अब मेरे को ये समझ में आ गया कि सर ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, ओके। अच्छा, 9C 0 पे दिमाग लगाते हैं, 9C 0 पे दिमाग लगाते हैं, इसको सेपरेट कर लो, ओके, इसको सेपरेट कर लेता हूं। 9C 0, 9C 0 पे अगर दिमाग लगाने जाऊं तो सर ऊपर वाले का फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, ओके, सुनना, फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल मतलब सर 0 फैक्टोरियल, फिर दोनों का घटा के फैक्टोरियल, तो 9 माइनस 0 सर 9 फैक्टोरियल ही होता है, ओके, 9 फैक्टोरियल ही होता है। अच्छा, सुनना सुनना सुनना, तो 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल को मार दिया, 0 फैक्टोरियल मार्केट में रहा, 0 फैक्टोरियल 0 नहीं होता, 1 होता है, तो सर इसका आंसर तो 1 हो गया, हाँ। अच्छा, तो सर तब बच्चे ने दिमाग लगाया कि सर NC 0 का वैल्यू 1 होगा, हाँ, और NCN का वैल्यू भी 1 होगा, हाँ। अब ये जैसे ही समझ में आया ना, बच्चे को अब डाइजेस्ट हो गया। क्या डाइजेस्ट हो गया सर? ये डाइजेस्ट हो गया कि आखिर में 10C to 45 कैसे हो गया, 10C to 45 कैसे हो गया, ये बात समझना। अभी मैं आपको समझाता हूं, ये इससे कंक्लूड करता हूं, तब आप समझोगे। क्या आप मेरे को दो बातें अब बोल सकते हो यहां से कि सर NC 0 की वैल्यू 1 होगी, ओके, या फिर मैं लिखता हूं NC 0 या फिर NCN बोलो, दोनों की वैल्यू 1 होगी। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गया? इसमें कोई तकलीफ नहीं सर, इसमें कोई तकलीफ नहीं, ये मैंने समझ लिया कि NC 0 इज इक्वल टू NCN इज इक्वल टू 1, ओके। अब ये जैसे ही समझ में आया ना, वैसे ही एक बात समझ में आ गई कि सर 10 में से 0 चीजों को सेलेक्ट करने का एक ही तरीका होगा। मैं जाऊं, 10 टॉफी मेरे सामने पड़ा हुआ है, मैं घूम के वापस आ जाऊं, कुछ सेलेक्ट ही नहीं करूं। अच्छा, तो एक ही तरीका तो होगा ना, हाँ। लेकिन 10 में से अगर 2 चीजों को सेलेक्ट करना है तो इसके 45 तरीके होंगे। इसीलिए तो मैंने बोला था नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 थिंग्स आउट ऑफ 10 थिंग्स। इसका मतलब होता है कितने तरीके होंगे कि आप 10 में से 2 चीजों को चुन के लाओ। अब घर पे बैठो और सोचो आराम से कि 10 टॉफियां आपके सामने पड़ी हुई हैं, आपको 2 टॉफी चुनना है। आप स्टार्टिंग के 2 चुन लो, 2 चुन लो, ऐसे करके आप 5 तो लाइन से चुन सकते हो। और भी तरीका हो सकता है, बहुत तरीके हैं। मैं इधर के एंड के एक उठा लूं, सबसे लास्ट के एंड के उठा लूं, और 5 तरीके बन गए। सेकेंड लास्ट 5 तरीके और आ गए, 10 तरीके। फर्स्ट और सेकेंड लास्ट, सेकेंड और थर्ड लास्ट, ऐसे ऐसे करके आप बैठ के ढूंढो, 45 तरीके आपको मिलेंगे, जिससे कि आपके सामने अगर 10 टॉफी है ना, तो आप 2 टॉफी को चुन सको। अरे ऐसा थोड़ी है कि 10 टॉफी सामने है तो मैं दो जाके राइट साइड के ही 2 उठाऊं, लेफ्ट साइड के 2 उठाऊं, बीच से ही 2 उठाऊं, नहीं। अब मैं अपनी मर्जी से उठा सकता हूं कोई भी। तो कितने तरीके होंगे उठाने के? तो होगा 45 तरीका। अब जाके आपको समझ में आया। जब मैंने आपको, इसलिए मैं उस टाइम आपको रोक दिया, उस टाइम समझाता तो नहीं समझ में आता, अभी आपको समझ में आ गया। NC 0 मतलब N में से कुछ नहीं चुनना, तो कुछ नहीं सेलेक्ट करने का तो एक ही तरीका होगा, मैं जाऊं सर N चीजों को देखूं, और मेरे पास पैसे हैं नहीं टॉफी खरीदने के, मैं चुपचाप घर आ जाऊं, बस एक ही तरीका होगा, ओके। और N में से N चीजों को भी सेलेक्ट करने का एक ही तरीका होगा। सोचो कैसे, 10 टॉफियां, मेरे को 10 सेलेक्ट करना, तो उठाओ भाई 10 को लेके चलो, एक ही तरीका होगा, इसके अलावा कौन तरीका हो सकता है, ओके। अच्छा, अब बच्चे को समझ में आ गया कि ये सर बोल क्या रहा है, फील आनी चाहिए ना, ये आखिर में चल क्या रहा है। 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 56 क्या हुआ, मतलब 8C3, 8 में से 3 चीजों को सेलेक्ट करने का 56 तरीका होगा, हाँ। 11 में से 2 चीजों को सेलेक्ट करने का 55 तरीका होगा, हाँ। तो इट इज नंबर ऑफ वेज। इसको अगर अपन समझें तो इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ वेज, ओके, नंबर ऑफ वेज, ये तरीके हैं जिनसे कि मैं सेलेक्ट कर सकता हूं चीजों को, ओके। अच्छा, 13C13 डायरेक्ट बोलो, NCN है तो देख के बोलना है 1, ओके। तो 13C13 सर मैंने देख कर ही बोला, क्योंकि अभी मैंने पढ़ लिया NCN मतलब ऊपर और नीचे दोनों बराबर होगा, तो आंसर 1 होगा, ओके। चलिए आगे मूव करते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट्स आपको यह समझ लेना चाहिए कि अभी अभी मैंने क्या बोला कि NCR जो होगा, मतलब R चीजों को सेलेक्ट करना, ओके, और N-R चीजों को रिजेक्ट करना पैरेलली बराबर होगा,
ओके, और इसका जो फॉर्मूला होगा ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल और दोनों का घटा के फैक्टोरियल। ये बात मैंने सर समझ ली, ये तीनों काम का बात आप लिख लो। ओके, इसको सेपरेट कर देता हूं, पॉइंट नंबर 1 जो आपको ये बात बोलता है, ठीक है। अच्छा, और काम की बात समझते हैं। अब बच्चे ने दोबारा दिमाग लगाया, पॉइंट नंबर 2, उसने बोला कि सर एक मिनट, अगर ये एन टोटल टॉफी है मेरे सामने जो प्रेजेंट है, तो नीचे वाला सिलेक्शन है, ये नीचे वाला रिजेक्शन है। ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये क्या है, ये सिलेक्शन है। सिलेक्शन, आप आर चीजों को सेलेक्ट कर रहे हो, तो अगर आप आर चीजों को सेलेक्ट कर रहे हो तो आप पैरेलली एन माइनस आर चीजों को रिजेक्ट कर रहे हो। ओके, लेकिन अब एक बच्चे ने बोला सर जितना सेलेक्ट किया और जितना रिजेक्ट किया अगर दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल मेरे पास कितनी चीजें नहीं पता चल जाएगा। कहानी नहीं पकड़ आई? मतलब सर, जिस दिन अगर सर एनसीआर बराबर है एनसी एन माइनस आर के, तो मैं दुनिया के सामने एक बात बोल सकता हूं कि एन माइनस आर, और अगर आर को मैंने जोड़ा तो ये एन ही होगा। तो यहां से लोगों ने क्या दिमाग लगाया, यहां से लोगों ने दिमाग लगाया कि अगर आपके सामने दो फैक्टोरियल बैठे हैं आमने सामने इक्वल, बिल्कुल ठीक है, एक के नीचे ए है, ओके, और दूसरे के नीचे बी है, बस ध्यान रखना कि ये ऊपर वाला बराबर होना चाहिए। ये ए सिलेक्शन है तो मैंने बोला बी रिजेक्शन है। ओके, तो जिस दिन मैं ए और बी को ऐड करूंगा सिलेक्शन और रिजेक्शन को, वो टोटल थिंग्स के बराबर होगा। ये अपन ने कंक्लूड कर लिया। ओके, कहानी पकड़ आई? पॉइंट नंबर 2। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 3 पे दिमाग लगाते हैं। ये थोड़ा सा आपको अच्छा है, ये 2 तक तो समझ में आ गया सर, तीसरा समझना, ठीक है। अच्छा, तीसरा एक और है कि एनसीआर को दिखाने का एक और तरीका होता है, ब्रैकेट बनाओ, एन को ऊपर लिखो आर को नीचे लिखो, ये भी एक तरीका होता है दिखाने का। ओके, अच्छा, ये तीसरा हो गया। चलो चौथा सिखाता हूं आपको, इधर नेक्स्ट पेज पे, 4th पॉइंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ओके, समझना, ध्यान से समझना। अगर सर किसी ने एनसीआर दिया हुआ है, ठीक है, और इसके बाद किसी ने एनसीआर -1 दिया और बोला है दोनों को ऐड करो, तो इसका आंसर सुनना क्या होता है, इसका आंसर होता है n+1 CR। ये याद रखना है, ऐसे नहीं, ये तो मैंने आपको लिख दिया बस ऐसे ही। हाँ, अब आपको कैसे ध्यान में रखना है सुनो, अगर आप मेरे को नोटिस कराओ जल्दी से, तो आपको क्या दिख रहा है, ऊपर वाला सेम, मैं लिख रहा हूं, जो आप ऑब्जर्व करोगे वही, ऊपर वाला सेम, ठीक है, ऊपर वाला सेम टू सेम है, दोनों में ऊपर वाला सेम है। अगर ऊपर वाला सेम है और नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में क्या एक का डिफरेंस है, आर और r-1 में एक का ही डिफरेंस होता है। ओके, ठीक है, तो अगर ऐसा है सर, नीचे वाले में एक का डिफरेंस, मतलब एक का डिफरेंस रखता है नीचे वाला। ओके, तो आंसर क्या होगा, आंसर, मेरे को आंसर बताओ, आंसर को आप कैसे ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व करके आप आंसर कैसे निकालोगे, आंसर सर, आंसर में मेरे को दिमाग आ रहा है ना कि ऊपर वाले में एक इंक्रीज करके लिखो, आंसर ऊपर वाले में एक प्लस करके लिखो, प्लस कर दो, एंड नीचे वाले में बोलो जल्दी से, इंटरेस्टिंग, नीचे वाले में जो बड़ा है उसको लिखो, जो बड़ा है उसको लिखो। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, जो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो क्वेश्चन को आप बिल्कुल सॉल्व ही नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रहना चाहिए। ओके, क्या ध्यान में रखना है, ये वाला ध्यान में रखना है क्या, नहीं, ये ध्यान में नहीं रखना है, ये जो डायलॉग बोला मैंने वो आपको ध्यान में रखना है। तो कई बार अगर नोटेशन मान जो ऐसे टाइप में समझो, जो अभी मैंने आपको समझाया 3rd नंबर पॉइंट, कि अगर मान जो कल को एन और आर दिया हुआ है ब्रैकेट में, मतलब एनसीआर, ओके, प्लस में नीचे वाला बोलो एक के डिफरेंस पे क्या ऐसा दिखेगा, हाँ, तो अपन इनको अगर ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा, क्या सेम वाले में, मतलब ऊपर वाले में एक प्लस करके, ऊपर वाले में एक प्लस कर दो, या फिर सेम वाले में भी बोल सकते हो, सेम वाला और सेम वाले में, ओके, मतलब जो सेम है, जो दोनों में कॉमन है, कॉमन वाले में एक ऐड कर दो। ओके, तो कॉमन वाले में जो सेम टू सेम है उसमें मैंने एक ऐड किया, और इन दोनों में बड़ा कौन है, ऑब्वियस सी बात है आर बड़ा है, तो n+1 आर, आंसर हो गया n+1 CR। ओके, अच्छा
सर इससे मेरे को क्या फायदा हुआ, मेरी जिंदगी में ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होने लगे। ओके, फायदा ही फायदा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होने लगे। ओके, एक तो ये आर लिखा है, ऐसा वाई टाइप फील हो रहा है, गामा टाइप फील हो रहा है। ओके, तो किसी ने बोला आर की वैल्यू एन से 2 के बीच में है, चलो ठीक है, एन से 2 के बीच में कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या ये एन और आर लिखा हुआ है, एनसीआर नोटेशन है दिखाने का, एन और आर। ओके, प्लस में अच्छा ये 2 लिखा है, 2 तो सर मेरे कोई काम का नहीं लगता है। अगर इसमें से अगर ये 2 है तो मतलब ये एन आर माइनस 1 एक बार और एन आर माइनस 1 एक बार है। ओके, ऐड करके तभी तो किसी ने इन दोनों को ऐड किया होगा, तो 2 एन आर माइनस 1 हो गया होगा, 2 एन सी आर माइनस 1। अच्छा, और फिर मैं इसको लिखता हूं एन आर माइनस 2। ऐसा क्यों किया सर आपने, इस 2 को क्यों स्प्लिट कर दिया? इसलिए ताकि मेरे को ऊपर वाला यहां पे सेम दिख रहा है, देखो, तो बीच का 2 मेरे को नहीं चाहिए। ओके, तो अगर सर यहां पे मैं देखूं तो मेरा ध्यान इस बात पे पड़ रहा है ऊपर वाला सेम, देखो यहां पे ऊपर वाला सेम। अगर ऊपर वाला सेम तो सर इन दोनों को मैं ऐड करके क्या लिख सकता हूं, नीचे वाले में एक का डिफरेंस, ये दोनों बात होना चाहिए, दोनों कंडीशन होना चाहिए। देखो मैंने जो लिखा हुआ है कंडीशन, ऊपर वाला सेम और नीचे वाले में एक का डिफरेंस, दिस इज कंडीशन। ओके, ये कंडीशन है और ये एग्जैक्ट यही कंडीशन होना चाहिए, ये नहीं कि ऊपर वाला सेम मिला तो आपको ये आंसर बोल देना, नहीं, नीचे वाले में एक का डिफरेंस भी होना चाहिए, दोनों कंडीशन मैच करना चाहिए। ओके, अगर ऐसा हुआ तो सर मैं ऊपर वाले में से एक ऐड कर देता हूं, मतलब n+1। ओके, और नीचे वाले में जो बड़ा है मैं उसको एज इट इज लिख देता हूं, बड़े वाले को। ओके, प्लस में अच्छा अब इधर देखो सर, तो इधर भी बच्चे ने दिमाग लगाया सर ऊपर वाला सेम। अगर ऊपर वाला सेम तो दोनों जिस दिन ऐड होंगे एक ऐड करवा लेंगे अपने में। ओके, और नीचे वाले में एक का डिफरेंस अभी भी है, r-1 और r-2 में एक का डिफरेंस होता है। अगर एक का डिफरेंस है तो सर बड़ा तो r-1 है, तो मैंने r-1 को लिख दिया। अच्छा, अब देखो तो सर फिर से ऊपर वाला सेम, देखो यहाँ पे n+1 और n+1 सेम टू सेम। अगर ऐसा हुआ सर ऊपर वाला सेम, तो मैं फिर से ऊपर वाले में एक ऐड करके मतलब n+2 और नीचे वाले में एक का डिफरेंस भी मौजूद है, तो बड़ा वाला मतलब r, मतलब फाइनल आंसर या तो ऐसे भी लिखा हो सकता है या फिर n+2 CR ऐसे भी लिखा हो सकता है, या फिर n+2 फैक्टोरियल ओके अपॉन में r फैक्टोरियल, या फिर दोनों का डिफरेंस दैट इज n+2 माइनस r फैक्टोरियल, ऐसे भी लिखा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके ओके ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ओके, अच्छा सर यहां पे मैंने दिमाग लगाया n है, यहां पे n-1 है, ऊपर वाले में एक का डिफरेंस नहीं चलेगा, ऊपर वाला नीचे वाला यहां पे सेम है, तो कहानी उल्टी चल रही है सर, बिल्कुल उल्टा कहानी चल रहा है। अभी आपने बोला ऊपर वाला सेम होना चाहिए और नीचे वाले में एक का डिफरेंस होना चाहिए, किसी ने सर ऊपर वाले में एक का डिफरेंस और नीचे वाला सेम कर दिया, तो ये फॉर्मूला लगेगा क्या? नहीं। तो फिर बच्चा क्या दिमाग लगाए यहाँ पे, क्या 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 दिमाग लगाए, सुनना सुनना सुनना, इसको पलट सकते हैं क्या सर? m को ऊपर n को नीचे लिख सकते हैं? कभी नहीं, जिंदगी में नहीं, क्योंकि m थिंग्स है जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हो और n टोटल थिंग्स है, तो ऑब्वियस सी बात है वो बड़ा होगा। और अगर आप इसको पलटा तो आप पे दुनिया हंसेगी। क्यों हंसेगी? क्योंकि आप टोटल थिंग्स को छोटा कर रहे हो और सिलेक्शन वाले चीज को बड़ा कर रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? जितनी चीजें होगी उतने में से ही चुनोगे ना, तो पलट तो नहीं सकते। अच्छा, तब तक मेरा ध्यान इस बात पे गया कि क्यों ना सर ये m है और यहां पे भी m प्रेजेंट है। ओके ओके ओके, क्यों ना मैं सर इसको उल्टा देखूं? क्या फायदा होगा उल्टा देखने से? क्या फायदा होगा सर? अगर यहाँ m है और m+1 है तो इसका जस्ट पहले वाला सुनना, अगर यहां से n से घट रहा है एक एक, तो m से पीछे से अगर देखूंगा तो m से एक एक ऐड हो रहा होगा, तो इसके जस्ट पहले वाला m+1 और m होगा, क्योंकि नीचे तो m फिक्स है। ओके 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 ओके, फिर इससे क्या फायदा होगा? अभी सुनना और दिमाग लगाते, एक बार तो उल्टा लिखते हैं। ओके, अगर अपन ने उल्टा लिखा तो ये लिखा था mm सबसे लास्ट वाला, इसके जस्ट एक पहले m+1 और m प्रेजेंट है। ओके, अच्छा इसके जस्ट एक पहले m+2m प्रेजेंट होगा। ओके 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 ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, एक मिनट। ओके 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 ओके, ऐसे ही करते हुए सबसे लास्ट वाला, अगर लास्ट के 3 को लिख दूं तो लास्ट का 3 है n-2m, ओके, प्लस में n-1m, प्लस में nm। ओके, अब मेरे साथ रहना बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपसे पहली बार ही सॉल्व हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर समझ रहे हो तो समझ के जरूर सॉल्व करना। ओके, अच्छा ये m लिखा है, मेरे को ऊपर वाले को सेम करना है। अगर ऊपर वाले को सेम करना है सर, यहां पे m है, यहां पे m+1 है, तो इसको मैं m+1 लिख सकता हूं क्या? हाँ, अगर आपने इसको m+1 लिखा तो नीचे वाले को भी m+1 लिखना पड़ेगा। सोचो क्यों? MCM
m+1c m के बराबर नहीं होगा? अरे कोई भी n c n तो बराबर ही होगा ना। m में से m चीजों को चुनना या फिर m+1 में से m+1 चीजों को चुनना, वो तो दोनों ही 1 के बराबर होगा। तो m मैं यहां पे लिख देता हूं, m इक्वल टू m+1c m+1, या फिर मैं जिस दिन चाहूं m+2c m+2 के भी बराबर होगा वो। तो मेरे काम का था कि मैं ऊपर वाले को m+1 बनाऊं। अगर मैंने ऊपर वाले को m+1 बनाया तो नीचे वाला भी m+1 होगा। अब क्या मेरा कहानी क्लिक कर रहा है सर? क्या क्या ऊपर वाला सेम? देखो देखो देखो, और नीचे वाले में एक का डिफरेंस, ये तो चलेगा, नीचे वाला खराब हो जाए कोई गड़बड़ नहीं, नीचे वाले को मेरे को सेम करना भी नहीं है, बस उसमें एक का डिफरेंस लाना है। और ऊपर वाले को सेम करना मेरा मोटिव था, मैंने ऊपर वाले को सेम कर दिया। अब जैसे ही सेम किया ऊपर वाला में एक ऐड होके m+2 आंसर हुआ, और दोनों में बड़ा को ढूंढने गया मैं तो m+1 बड़ा हो गया। अब दूसरे वाले को मैंने पकड़ा, इसके जस्ट बगल वाला m+2 m। ओके, अब इसका आंसर बोलो सोच के, क्या ऊपर वाला सेम है? हाँ, अगर सर ऊपर वाला सेम है तो ऊपर वाला मतलब m+3 होगा। ओके 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 ओके, और नीचे वाला m+1 होगा। ओके, अच्छा इसके जस्ट एक बगल वाले को ऐड करके फिर मैं लास्ट चला जाऊंगा, m+2। अब मैं इसके जस्ट बगल वाला क्या हो गया? m+3, और m तो हमेशा सेम रह रहा है। ओके, अच्छा आंसर बोलो मेरे को, क्या m+4? और नीचे तो सर हमेशा आंसर m+1 होगा, क्योंकि इसके पीछे जितने भी लोग बैठे सब m वाले लोग हैं, और यहां m+1 ऐड होता जाएगा, तो आंसर हमेशा नीचे m+1 होगा और ऊपर वाले में एक बढ़ते जाएगा। अब बच्चा दिमाग लगाए, बढ़ते बढ़ते जाएगा कहां तक? सबसे लास्ट में देखो m+3 भी मिल रहा है, m+4 भी मिल रहा है, सबसे लास्ट में बढ़ते 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 सर सबसे बड़ा आदमी तो अपन n है ना, सबसे बड़ा आदमी तो n है, क्योंकि कुछ समय बाद चीजें घटने लग रही हैं और सबसे बड़ा अपन n लेके बैठे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं प्रोसेस होते होते एक ऐसा टाइम आएगा कि ऊपर n हो जाएगा, क्योंकि जब ऐड कर रहे हैं देखो m+2 ऐड कर रहे हैं, m+3 मिल रहा है। ओके, m+3 फिर से बगल वाला m+3 ऐड हो रहा है तो m+4 मिल रहा है। ऐसे ही ये फिर से बगल से ऐड होकर m+5 बनेगा, फिर m+6 बनेगा, ऐसे ही लास्ट में ऐड होते होते क्या ऊपर n दिखेगा और नीचे बोलो क्या ये m+1 है तो हमेशा फिक्स ही है, तो आंसर इज NC m+1। ओके, अच्छा ये n m+1 हुआ यहां तक ऐड होके, फिर ये भी तो ऐड होगा ना, सॉरी। ओके, ये मैं ऐड करना भूल गया, यहां तक ऐड होके यहां तक ये तैयार हो गया मेरा। n-1 जस्ट n-1 से ऐड होगा, तो n-1 ऐड होके एक बढ़ाना है तो n बन चुका होगा। ऐसे नहीं समझ में, आप समझ लो, इसके जस्ट पहले कौन होगा? n-1, तो n-1 और m+1 इससे ऐड होके, नहीं समझ में रहा तो ऐसे समझाता हूं, क्या इसके जस्ट पहले अपन सबसे लास्ट में ऐड होते होते n-1 m+1, और इसके जस्ट बगल में कौन बैठा है? इसके जस्ट बगल में बैठा है यहां पे n-1 m। ओके, n-1 m। ओके, और सबसे लास्ट में कहीं है मेरा nm। ओके, अब इन तीनों को ऐड कर लो, अगर आपने इन तीनों को ऐड किया, यहां बोलो क्या ऊपर वाला सेम, तो एक ऐड करके मतलब nm बन गया, और लास्ट में फिर nm बन गया। ओके, अच्छा यहाँ m+1 होगा ना बड़ा वाला। ओके, अब इसका आंसर बोलो, क्या ऊपर वाला सेम, तो एक बढ़ा के n+1, हाँ, और नीचे वाले में बड़ा वाला मतलब m+1, तो आंसर इज n+1c m+1। ओके, चले कहानी समझ में आया? तो मैंने उल्टा देखा ना तब जाके समझ में आया कि नीचे हमेशा m+1 बन रहा है एक का डिफरेंस पे, और एक खुला इसने सबको खोल दिया। ओके, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, ये इजी है, इसको देखो, अगर आपने इसको पकड़ा तो ये लिखा है 50c4, ये लिखा है 50c4। ओके, अब जैसे ये समेसन खोलोगे, समेसन अगर आपको खोलने आता है तो i की जगह 1 रखना, अगर आपने रखा तो ये लिखा है 55 - i लिखा हुआ है, तो 1 ओके, सबसे पहले 54c3, फिर 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 53c3, ओके, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 52c3, ऐसे ही सबसे लास्ट में, अच्छा 5 ही तक रखना है ना, तो 5 तक तो रख ही सकते हैं अपन, i = 1 से 5 तक, तो ये मैंने 1 रखा 54 हो गया, 2 रखा 53 रह गया, 3 रखा, फिर 4 रखूंगा तो 51c3 होगा। ओके, और 5 रखते हैं 50c3 होगा। ओके 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 ओके, अब सर बच्चे ने यहां पे ध्यान दिया, सर यहां ऊपर वाला और यहां ऊपर वाला तो दूर दूर तक सेम नहीं है, लेकिन यहां इसका सेम आदमी एक जगह मिल रहा है मेरे को, यहां पे देखो 50 और 50, तो काम करता हूं इतना सा पार्ट को सर पलट के लिखता हूं, क्योंकि यहां पे सेम है और यहां पे सेम है, तो मैं सेम वाले आदमी को आसपास लिखूंगा,
तो 50C4 के बगल में मैंने 50C3 को बिठाया, तो कहीं ना कहीं सामने वाला उल्टा लिखवा रहा है, तो मैं 51C3 को बिठा दूं सर। हाँ, क्योंकि अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो 51 होने वाला है, तो इसीलिए मैंने 51 को भी खींच लिया। फिर ऐड करूंगा तो कोई 52 होगा, तो 52 को खींच लिया, और 53C3 मतलब इसको उल्टा लिखा। ओके ओके ओके। अब जल्दी से बताओ, ऊपर वाले में अगर एक का डिफरेंस, सॉरी सेम हो, और नीचे वाले में एक का डिफरेंस, तो आंसर जल्दी से बोलो 51C, नीचे वाला बड़ा। ओके, प्लस में 51C3। ओके, इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? डायरेक्ट लिख देता हूं, नहीं तो बहुत लंबा लिखना पड़ जाएगा ना। ओके, ये दोनों ऐड होके जल्दी बताओ मेरे को क्या होगा। ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? 51C4। फिर 51C4 को इससे ऐड करोगे तो क्या होगा? मेरे साथ देखना, 51C4 को इससे ऐड करोगे तो क्या होगा? 52C4। फिर इससे ऐड करोगे तो 53C4। तो लास्ट में कहीं आपके पास होगा 53C4, जिसको आपको ऐड करना होगा 53C3 से। ये लास्ट क्वेश्चन जैसा ही थोड़ा बहुत है, नंबर में इसलिए आपको दिख रहा है आसानी से। ओके, 53 और 53 बताओ, ऊपर वाला सेम तो 54, और नीचे वाले में एक का डिफरेंस, तो नीचे वाले में बड़ा वाला आंसर। ओके, अब ये पैरेलली इक्वल होगा 50 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। ये छोटा है क्या है? 54C 50 के भी बराबर होगा। हाँ, 4 चीजों को सेलेक्ट करना मतलब 50 चीजों को रिजेक्ट करना आउट ऑफ 54 थिंग्स। ओके, 4 फैक्टोरियल और दोनों का घटा के, दैट इज 40 फैक्टोरियल। ओके ओके ओके, ठीक है, दोनों का घटा के फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 54, वही मैं बोल रहा हूँ, 44 फैक्टोरियल होगा ना। ओके, तो इसका आंसर अगर लिखना पड़े तो बताओ 54 को क्या लिख सकता हूँ? 54 इंटू 53 इंटू 52 इंटू 51। इंटरेस्टिंग बात है, 50 लिखूं नहीं क्योंकि सर नीचे 50 बैठा हुआ है। 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2। ओके, अब ये सॉल्व करके मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में कर देना। चलिए, एन इंपॉर्टेंट मेथड। अब एक और काम का मेथड आ गया ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक और तरीका मैं आपको समझाता हूं। तरीके सब समझते हैं ना? अभी तक क्या समझाया? ऊपर वाला सेम, ये सभी आपके शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए। जब शॉर्ट नोट्स बनाना है तो ये सभी तरीका लिखना है, एक क्वेश्चन लिख लेना है बस। क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं, एक क्वेश्चन और तरीका जो भी पढ़ा। ऊपर वाला सेम, नीचे वाले में एक का डिफरेंस, तो आंसर क्या होगा? ऊपर वाले में एक बढ़ा के और नीचे वाले में जो बढ़ा है। ओके, कई बार आपको सेम कहीं दूर दिखेगा तो उस दूर वाले को पास करना है, ठीक है। अच्छा, जब भी प्लस का क्वेश्चन होगा ना तो ऐसे दिमाग लगाना है। ओके ओके ओके, इधर देखना, इसको मैं बोलता हूं अगर किसी ने एनसीआर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये ऊपर और नीचे वाला जो मैं है ना, इसको मैं बोलता हूं कि ये इसके दांत है, दांत, तीत, ठीक है, दांत समझना। अब अगर मैं इसके दोनों दांत खींच लेता हूं तो ये n/r लिखा हुआ है। अब अगर दो दांत खींच लिए तो ऊपर वाले से भी एक दांत कम हो गया, हाँ, और नीचे वाले से भी एक दांत कम हो गया, n-1cr-। अच्छा, ऐसे लिख सकता हूं सर? हाँ, ऐसे लिख सकता हूं। सर मेरे को अभी भी मन नहीं भर रहा, तो एक काम करता हूं ना, मैं और एक और दांत खींच लेता हूं, ये n-1 r-1, और डिवाइड करके लिखना है। हाँ, अब बताओ कितने दांत रह गए इसके पास? सर n-1 भी खींच लिया तो n-2, एक और कम हो गया, r-2। दांत खींचने वाला मेथड याद रखना, ध्यान में रखना, ठीक है, ध्यान में रहेगा। अच्छा, मतलब सर थोड़ा एग्जांपल देके समझाओ, ये ऐसे मेरे को समझ नहीं आता, ये एन और आर के भाषा में तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि फर्स्ट क्लास है ना, मैंने आज तक बाइनोमियल थ्योरम देखा भी नहीं है। तो अगर आप नहीं देखे हो तो 10C2 किसी ने दिया हुआ, बोलो कितने दांत है ऊपर वाले के पास? 10। नीचे वाले के पास कितने हैं? 2। ओके, मेरे को दांत खींचने हैं इसके, तो मैं सबसे पहले 10 और 2 खींच लिया। मैंने देखो 10 और 2 निकाला बाहर, लेकिन इसका भी एक कम होगा, इसका भी एक कम होगा, तो ये सामने से लिखा है 9C1। अच्छा, ये कहानी चल रही है। हाँ, ओके, अब बच्चे को और मन किया इसके दांतों को खींचने का, तो 10/2। ओके, अब बताओ ऊपर वाले के पास कितने? 9। मैंने 9 को बाहर ले लिया, 1/1 को बाहर ले लिया, कितने दांत बच गए इसके पास? सर एक बार निकाला, 2 बार निकाला तो 2 दांत कम हो गया, तो 8। ओके, और यहां से अगर 2 दांत कम होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, अब नहीं ले सकते क्योंकि 8/0 पॉसिबल नहीं है। अब इसका आंसर देखते हैं एक बार। 10/2 कितना होगा? 5। 9 मतलब 9। ओके, और 8C0 NC0 कितना होता है? 1। 5 9 जो 45 ही तो आंसर नहीं आया था 10C2 का। हाँ, मैं 10C2 को पकड़ के चल रहा हूँ, 45 ही आंसर आया था। ओके, तो ये हो गया आपको एग्जाम्पल। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसा दिखता है देखो।
और समझेंगे कैसे कि यही वाला क्वेश्चन है? तो समझेंगे कुछ इस प्रकार से कि देखो यहां पे 10c5 लिखा हुआ है, 10c5 इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू 8c3। समझेंगे कुछ इस प्रकार से कि क्या ऊपर वाले में जितना कमी हुआ नीचे वाले में उतना ही कमी तो नहीं हुआ? हाँ। और देखो 10 से 8 पहुंचने के लिए ऊपर वाले के 2 दांत निकाले गए होंगे, और 5 से 3 तक पहुंचने के लिए नीचे वाले के भी 2 दांत निकाले गए होंगे। तो अगर इक्वल इक्वल खेल चल रहा हो तो समझना जरूर ये दांत खींचने वाला मेथड चल रहा है। ओके, किसी ने अगर पहली बारी खींचा होगा तो क्या खींचा होगा? 10/5। दूसरी बारी खींचा होगा तो सोचो ये 9/4 बन चुका होगा, 9/4 खींचा होगा कि कम करते जाओ, और लास्ट में बेचारे के पास मार्केट में 8c3 रह चुका होगा। तो कहीं ना कहीं ए की वैल्यू बोलो, यहां से ए की वैल्यू से 10/5 2, बी की वैल्यू बोलो 9/4। सामने वाला आपसे ए बी पूछ रहा है, मतलब ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 9/4, दैट इज 9/2। ओके, समझ में आया आपको खेल? इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये 15c4 होगा। ओके सर, 15c4 अपॉन में 13c2, क्या ऊपर वाले के 2 दांत खींचे गए, नीचे वाले के भी उतने ही खींचे गए? तो अगर ऐसा है तो ये वाला मेथड दिमाग में रखना है। ओके, जितना ऊपर कम हुआ उतना ही नीचे भी कम हुआ। तो 15c4 को सर पहली बारी खींचो, 15/4 बाहर निकालोगे, फिर दूसरी बारी बाहर निकालोगे तो 15 से एक कम 14 हो चुका होगा, 4 से एक कम 3 हो चुका होगा, और फिर लास्ट में इसके पास 13c 2 बार खींचा गया ना, तो 2 4 से 2 हो चुका होगा। ओके, और नीचे बैठा है 13c2। ओके, ये इसको कहीं कैंसिल कर देगा सर, तो लास्ट में मेरे हाथों में 15/4 इंटू 14/3 रह जाएगा। ओके, तो 3 5 जो 15, तो ये लिखा है 14 इंटू 5/4। ओके ओके, चलिए 70/4। ठीक, मूव करूं आगे? समझ में आ रहा है सारी चीजें आपको? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कहीं ना कहीं सर 2 लोगों को बिठा दिया गया, 2 एनसीआर वाले लोगों को बिठा दिया गया। अब 2 एनसीआर लोगों को बिठा दिया गया तो मेरे पास तो सर यहां डायरेक्टली इसको देख के ही पता चल रहा है एन की वैल्यू 25। सोचो कैसे? मैंने बोला था ना NC10 और NC15 10 चीजों को सेलेक्ट करना, 15 चीजों को रिजेक्ट करने के बराबर होगा। तो टोटल चीजें निकालने के लिए क्या सिलेक्शन और रिजेक्शन वाले को ऐड कर दोगे? तो n की वैल्यू 25 आ गई। अगर n की वैल्यू 25 आ गई तो सामने वाला आपसे 20C25 पूछ रहा है। मैंने आपको बोला बड़ा वाला हमेशा नहीं पकड़ना है, इसका छोटा वाला पकड़ना है, मतलब 27C2 को पकड़ना है सर। हाँ, क्योंकि 20C25 पैरेलली बराबर होगा 27 में से 2 चीजों को रिजेक्ट करने के। अगर 25 सिलेक्शन है आउट ऑफ 27 तो 2 चीजें रिजेक्शन होगा, वो बराबर होगा उसके। तो क्या इसको लिख सकते हैं 27 फैक्टोरियल? हाँ, और नीचे 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 बोलो 2 फैक्टोरियल। ओके, और फिर दोनों का घटा के 25 फैक्टोरियल। बोलो 27 को कब तक दौड़ाऊं सर? 27 इंटू 26 तक ही दौड़ाओ, क्योंकि 25 के नीचे तो बराबर कर देगा, खत्म कर देगा इसको। 2 फैक्टोरियल। ओके, 2 फैक्टोरियल मैंने 2 होता है, ये 13, ये लिखा 27 इंटू 13। अब ये मल्टीप्लाई करने आपको आना चाहिए। ओके, अच्छा 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 अच्छा, इधर देखते हैं सर। ऊपर वाला मेरे को सेम दिख रहा है। देखो इतना दूर आके भी मेरे दिमाग में यह है कि जब भी 2 नोटेशन एनसीआर वाला ऐड हो रहा होगा तो ऐड के टाइम में मैं कहीं दिमाग पे ये बात जोड़ दो कि सोचूंगा कि ऊपर वाला सेम तो नहीं है। अगर सर सेम है और नीचे वाले में एक का डिफरेंस तो नहीं है, हाँ, तो मैं खट से लिखूंगा ऊपर वाले में 1 बढ़ा के मतलब n, और नीचे वाले में बड़ा वाला मतलब NC4। अब NC4 बड़ा है NC3 के, तो सर इक्वल था। अगर ये इक्वल होता तो n इज इक्वल टू 7 कितने लोगों को पता चल गया, लेकिन अगर NC4 बड़ा है तो n भी 7 से बड़ा होगा। तो ऐसे भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, सब WBCI के हकदार क्वेश्चन है, आ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, 1 मार्क्स में। चले, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके दिमाग बिल्कुल बड़ा क्वेश्चन ही दिखा सकता ना। आज की क्लास में एक बड़ा क्वेश्चन आपको कराया, तो आज की क्लास में थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन ही रहेंगे। सेकंड क्लास से तो जो देखेंगे वो आपको दिखेगा कि हाँ दिमाग थोड़े देर के लिए तो हिलेगा ही बाइनोमियल थ्योरम और पीएनसी में। ओके, थोड़े देर के लिए तो दिमाग हिलेगा ही हिलेगा बिल्कुल। एनसीआर एनसीआर -1। ओके, अगर मैं देखूं एनसीआर को तो ये लिखा है सर ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर दोनों का घटा के फैक्टोरियल। ओके, डिवाइडेड बाई NCR -1, मतलब ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल R-1 का फैक्टोरियल, फिर दोनों का घटा के मतलब n-R+1 फैक्टोरियल। सोचो, दिमाग लगाओ। ओके, अच्छा इसको सेपरेट कर दो क्योंकि 2 क्वेश्चन यहीं पे पूछ दिया है, तो यहां से सेपरेट कर देता हूं। ठीक है, अच्छा ये लिखा है सर, ये
अब बच्चा दिमाग लगा रहा है कि सर जिस दिन मैं इसको पलटूंगा, ये ऊपर से तो n फैक्टोरियल अभी भी r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इनटू में अगर मैं इसको पलटूंगा तो सर r माइनस वन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और n, क्योंकि मल्टीप्लाई का रूल होता है, ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा। और नीचे से n फैक्टोरियल। अब मेरे को सर ये दिख रहा है कि n फैक्टोरियल को मार दिया बड़े आराम से। ये r फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल को मारना चाह रहा है, मैं बोलता हूं मार सकता है, बड़े वाले में से एक खींच लो ना। 10 अगर 9 फैक्टोरियल को मारना चाहे तो मार सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, 10 खींच लो, उसके बाद जो पीछे का बचेगा वो 9 फैक्टोरियल ही होगा। तो अगर r फैक्टोरियल में से कोई बच्चा r को खींच लेता है तो अब जो गाड़ी दौड़ेगी वो r माइनस वन फैक्टोरियल के नाम की दौड़ेगी कि नहीं दौड़ेगी? बताओ सोच के। अरे अगर आपके सामने 10 फैक्टोरियल है, किसी ने 10 को खींच लिया, तो अब गाड़ी 10 फैक्टोरियल के नाम की नहीं चलेगी, पीछे 9 फैक्टोरियल के नाम की चलेगी, ठीक है। तो मैं जिस दिन चाहूं मैं ट्रेन का नाम चेंज कर सकता हूं। ये r फैक्टोरियल से r माइनस वन फैक्टोरियल बनना चाह रहा है, एक कम बनना चाह रहा है, तो मैंने r को खींच लिया बाहर। अब जो गाड़ी चलेगी वो r माइनस वन फैक्टोरियल के नाम की चलेगी, मेरे को पता है। अच्छा सर ये नीचे से कांड हुआ, ओके 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 ओके, अब ऊपर का कांड समझाता हूं आपको। तो ऊपर तो r माइनस वन फैक्टोरियल बिल्कुल हंसने लगा कि अब मैं भाई ये कैंसिल हो सकता हूं। ओके 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 ओके, फिर अच्छा ये सर r माइनस वन फैक्टोरियल बना, एक और पार्टी तो नीचे था ना, n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल। ओके 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 ओके, अच्छा तब तक दिमाग काम करा। अच्छा ऐसे टाइम में ना एक्सप्लेमेटरी से नहीं दिखाना, ऐसे दिखाओगे, ऐसे वाले तरीके से। मेरा एक और जो फैक्टोरियल का नोटेशन बोला तो थोड़ा आपको आसान दिखेगा। n माइनस आर प्लस वन, अब गाड़ी दौड़ना चाह रही है n माइनस आर के नाम की, ठीक है। n माइनस आर बड़ा कौन है? ये बड़े वाले में से ही हमेशा खींचते हैं, ठीक है, बड़े वाले में से ही हमेशा निकालते हैं। तो अगर इसमें से सर मैं n माइनस आर प्लस वन बाहर निकाल दूं तो ये अब जो गाड़ी चलेगी ये इससे एक कम के नाम की चलेगी, मतलब n माइनस आर के नाम की चलेगी कि नहीं चलेगी? हाँ। अब देखो n माइनस आर फैक्टोरियल ने n माइनस आर फैक्टोरियल को मार दिया। ओके ओके ओके, बड़े आराम से आपको समझा रहा हूं। r माइनस वन फैक्टोरियल ने r माइनस वन फैक्टोरियल को मार दिया। मार्केट में जो आंसर रह गया वो n माइनस आर प्लस वन अपॉन में r रह गया। ये कंक्लूजन भी बन जाता है जो आपको आगे चल के काम में आएगा कि अगर ऊपर NCR है और नीचे उससे जस्ट एक कम वाला, जैसे 10C4 अपॉन में 10C3 किसी ने दे दिया, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट n माइनस आर प्लस वन अपॉन में r कर देना। n में से r घटाना, ऊपर और नीचे में से एक घटाना, प्लस वन करना और नीचे वाले की डिवाइड कर देना। ओके, n माइनस आर प्लस वन अपॉन में r, ध्यान रहेगा। ओके 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 ओके, अच्छा इसी पे बेसिस से कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन आपको दिखा। अब फैक्टोरियल का एलसीएम निकालना चाहिए। 6 फैक्टोरियल आपके आंखों का धोखा है, 6 इंटू 5 इंटू मतलब 6 से गाड़ी दौड़ रही है। अरे इस गाड़ी को देखोगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू ऐसे लिखा हुआ है 1 तक। इस गाड़ी को देखोगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू ऐसे लिखा हुआ है 1 तक। ओके, और ये लिखा है k अपॉन में 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू। ओके 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 ओके, एलसीएम लेना सिखाता हूं आपको। ओके, अगर एलसीएम लेने की बात आएगी तो क्या सर इन दोनों का एलसीएम ये नहीं होगा? ये क्यों? ये क्यों होगा? क्योंकि इसमें ये दोनों मिल जाएगा। अरे एलसीएम में क्या लेते हैं? बड़ा वाला फैक्टर जिसमें दोनों मिल जाए। 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 4, क्योंकि 4 में 2 मिल जाता है। 2 और 8 का एलसीएम क्या होता है? 8, क्योंकि 8 में 2 मिल जाता है। जो दोनों से डिवाइड हो जाए वही एलसीएम लेते हैं ना। एलसीएम लेने का यही तरीका होता है ना कि बड़े वाले दो को पकड़ो, ओके, बड़े वाले को पकड़ो, मल्टीप्लाई करते जाओ। एलसीएम निकालने का तरीका होता है बड़े वाले को पकड़ो, मल्टीप्लाई करते जाओ, तब तक मल्टीप्लाई वाला ढूंढो जब तक छोटा वाला डिवाइड वाला ना मिल जाए। एलसीएम में बचपन में पढ़े तो हो ना, नहीं पढ़े तो एलसीएम जाके समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एलसीएम होगा। तो अगर ये एलसीएम मतलब सर 1 अपॉन में 7 फैक्टोरियल एलसीएम, ठीक है। अच्छा ये बैठा है सर k अपॉन में 8 फैक्टोरियल के बराबर, ठीक है। अब सर मैं क्यों ना 7 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल खत्म कर सकता हूं, बिल्कुल। 8 फैक्टोरियल को जिस दिन चाहूंगा 7 फैक्टोरियल नहीं बन जाएगा? हाँ, ये लिखा है 1 अपॉन में। अच्छा ऐसे केसेस में ऐसे दिखाओगे ना थोड़ा अच्छा दिखता है, फैक्टोरियल 7। ओके, अच्छा ये लिखा है सर k अपॉन में, अगर मैंने 8 खींच लिया तो अगली जो गाड़ी चलेगी वो फैक्टोरियल 7 के नाम की चलेगी। और अगर ऐसा हुआ तो मार्केट ने फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 7 को उड़ा दिया और k के नाम पे 8 आंसर हो गया। देखो k इज इक्वल टू 8 उधर चला गया। ओके ओके ओके, अब स्टार्ट करते हैं भैया बाइनोमियल थ्योरम। अभी तक तो फैक्टोरियल खेल रहे थे, नोटेशन पढ़े फैक्टोरियल, अब बाइनोमियल थ्योरम पे आते हैं। ओके, बाइनोमियल थ्योरम सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, 2 टर्म का खेल होता है ये।
लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या, दो टर्म मतलब एक्स और वाई। फिर लिखा हुआ है इस थ्योरम की इंटरेस्टिंग बात कि देखो भैया एक्स और वाई जो है ना, ये एक्स एंड वाई रियल नंबर्स हो सकते, कुछ भी हो सकता है एक्स और वाई की जगह, कुछ भी फ्रैक्शन में भी हो सकता है। हाँ मतलब अंदर जो आदमी बैठा अंदर वाला, ये फ्रैक्शन हो सकता है क्या सर? हाँ बिल्कुल फ्रैक्शन हो सकता है, बिल्कुल इंटीजर हो सकता है, हाँ बिल्कुल फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऊपर वाला जो बैठा है ये जब जिएगा तब नेचुरल नंबर बन के जिएगा, मैंने 1 2 3 4 5 यही हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता सर। नहीं, उस टाइम बाइनोमियल थ्योरम काम नहीं करेगी। एन इंडेक्स पढ़ते हैं सबसे लास्ट में, वो काम करेगा। मतलब अगर ये फ्रैक्शन में हुआ तो काम नहीं करेगा। तो मैं लिख देता हूं यहां पे ऊपर वाला, डिग्री बोलता हूं इसको, ऊपर वाला नहीं, क्योंकि ऊपर वाला मतलब फिर आप एनसीआर का ऊपर वाला समझोगे, क्योंकि उसको नाम दे दिया ना ऊपर वाला। ओके, तो डिग्री ऑलवेज, डिग्री कभी फ्रैक्शन में हुई, फ्रैक्शन में हुई तो बाइनोमियल थ्योरम नहीं काम करेगा, बीटी नहीं काम करेगा। अब अपन थ्योरम पढ़ रहे हैं, थ्योरम मतलब फॉर्मूला होगा यहां पे, और बीटी का फॉर्मूला नहीं लगा सकते अगर डिग्री आपको फ्रैक्शन में दिखी, मैंने 1/2 3/2 कुछ फ्रैक्शन में दिखा तो फिर बीटी नहीं लगाना भैया आपको, ठीक है। बीटी तब लगेगा जब ऊपर वाला नेचुरल नंबर हो, अंदर वाला कुछ भी हो, आप छेड़छाड़ करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर सामने वाले ने कंडीशन दे दिया 2 ही टर्म होना चाहिए, कुछ नहीं जाता। अगर आपको 3 टर्म दे दिया, जैसे जैसे 3 टर्म मतलब सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर उसने एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर 3 दे दिया तो मैं काम करूंगा, बहुत चालाकी, बहुत दिमाग का तेज होते हैं ना अपन, एक्स को बोलूंगा ये पहला टर्म हुआ मेरा, और वाई प्लस जेड को बोल दूंगा दूसरा टर्म। तो अपन दिमाग लगा के मर्ज करेंगे, ओके, और मर्ज करके 2 टर्म कर लेंगे। वही लिखा हुआ है कि इफ मोर देन 2 देन वी ऑलवेज मर्ज द टर्म्स एंड मेक इट टू 2। ये मेरा इंग्लिश है, आप समझ जाना, ओके। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूँ, ज़्यादा बड़े बड़ी इंग्लिश की बात ही भी नहीं करनी, ऐसा सिंपल लिखना जो आप समझ जाओ, एटलीस्ट केवल समझाना है आपको, मैथ्स पढ़ाना है, ओके। अच्छा तो सर ये हुआ, मतलब सर ये मेरा फर्स्ट टर्म हुआ, हाँ ये मेरा फर्स्ट टर्म हुआ, ओके ओके ओके, और ये मेरा सेकंड टर्म हुआ, हाँ अब बीटी लग सकता है, हाँ आप इसको फर्स्ट टर्म बोलो, आप इसको सेकंड टर्म बोलो, और बाइनोमियल थ्योरम आराम से लगाओ। ये होता क्या है बाइनोमियल थ्योरम, अभी देखेंगे ना, रुको रुको रुको, पेशेंस रखो। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, कल को जिंदगी में सर 10 टर्म दे दिया तो 5 को 1 टर्म बनाओ, 5 को 1 टर्म बनाओ, हालांकि देगा नहीं फिर भी। तो बाइनोमियल थ्योरम इज फॉर 2 टर्म्स, ये कहने के लिए है, सामने वाला कितने भी टर्म्स दे अपन उसको मर्ज करके 2 टर्म बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड को चलाकी से एक्स को बोला ये मेरा फर्स्ट टर्म है, और वाई प्लस जेड को मैंने मर्ज कर दिया और बोला ये मेरा दूसरा टर्म है, लो भैया 2 टर्म लगाओ बीटी, ओके। अच्छा अब बीटी होता क्या है सर, बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो क्वेश्चन हो गया। बहुत ही तरीके से मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला याद करा रहा हूं। सबसे पहला तरीका, एक्स प्लस वाई की पावर एन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, सुनो। आपको अगर इसको खोलना है, सबसे पहले एन को पकड़ना है, एनसी 0 से कहानी स्टार्ट करनी है। एनसी 0 मतलब एन में से कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना पहली बारी, ठीक है। फिर थोड़ा स्पेस छोड़ रहा हूं, ओके, अभी समझ में आएगा क्यों। फिर NC1, फिर NC2, फिर एन और स्पेस लगेगा, फिर NC3, ओके 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 ओके, चलो और थोड़ा सा समझाता हूं, फिर NC4, फिर NC5, ठीक है। और ऐसे कब तक चलते रहना है सर, ये बिल्कुल बच्चों की तरह कब तक ऐसे दौड़ना है, तब तक दौड़ना है जब तक आपको NCN नहीं मिल जाता, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर नहीं। बच्चे ने दिमाग लगा सर स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल कुछ नहीं सेलेक्ट करूंगा, दूसरी बारी में मैं 1 चीजें सेलेक्ट करके लाऊंगा, ठीक है, तीसरी बारी में 2, चौथी बारी में 3 चीजें सेलेक्ट करूंगा। मैं तब तक सेलेक्ट करते रहूंगा जब तक मैं एक समय जाऊं और सभी चीजों में से सभी टॉफियां ना खा जाऊं, मैं तब तक चलते रहूंगा। अच्छा ये सर स्पेस क्यों दिया आपने, स्पेस इसलिए दिया क्योंकि सुनना, पहले वाले को पकड़ूंगा एक्स को, ओके, और फिर दूसरे वाले को, हर बार एक्स और वाई भी होगा, पहला टर्म दूसरा टर्म, पहला टर्म दूसरा टर्म, ओके, एक्स और वाई, पहला टर्म दूसरा टर्म, यहां भी एक्स और वाई, ओके, यहां भी एक्स और वाई, ठीक है, यहां भी एक्स और वाई, मतलब एक्स और वाई ये हमेशा चिपके होंगे, हाँ ये हमेशा बगल में होंगे ही होंगे, और इनकी कुछ डिग्री होगी। अबे डिग्री याद करने का क्या तरीका होता है, सुनना। पहली बारी सारा मिठाई, सारे की सारी, ये एन मिठाई है, मिठाई पूरी की पूरी मिठाई पहले वाले आदमी को खिला दो, तो अब मेरे पास और कोई मिठाई नहीं रह जाएगा दूसरे को खिलाने के लिए, तो दूसरे को कुछ नहीं खिलाना,
फिर दूसरी बारी में x को एक मिठाई कम खिलाओ पहले वाले को, और दूसरे वाले को जितना मिठाई बच गया उतना खिला दो एक। तो अब बच्चा समझ गया। तीसरी बारी में सर अब की बारी इसको एक और मिठाई कम खिलाना है, मतलब n-1 से n-2 हो गया। अभी और आसान तरीका भी सिखाऊंगा। वाई 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 का बोलो अब कितना मिठाई रह गया मार्केट में? 2, क्योंकि इसने 2 छोड़ा तो 2 इसको मिला। ठीक है, अगली बारी बोलो इसका मिठाई एक और कम कर दूंगा, इसको एक कम और मिठाई खिलाऊंगा, तो बगल वाले को बची हुई मिठाइयां मिल जाएंगी। अच्छा, n-4 अब की बारी, तो सर यहां 4, हाँ, n-5 तो यहां 5, हाँ। लास्ट में बोलो, लास्ट में इसको कोई मिठाई नहीं मिलेगी लास्ट तक, क्योंकि इसकी एक एक मिठाइयां कम होते जा रही हैं और बची हुई मिठाइयां बगल वाले को मिलते जा रही हैं। तो इस बार बगल वाले को पूरा का पूरा मिलेगा। तो पहला टर्म ऐसा है ना सर, NC0 NC1 तो M1 होता है। पहला टर्म ऐसा है ओके जिसको पूरी मिठाई, दूसरे वाले को कुछ नहीं, और कहानी में सबसे लास्ट टर्म को पहले वाले को कुछ नहीं और दूसरे वाले को सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, ओके, ये मेरा पहला तरीका होगा, बिल्कुल आम जन की भाषा मैंने आपको समझा जिससे आपको फील आ जाए। ओके, बाइनोमियल थ्योरम की। ओके, दूसरी बारी सुनना, ऐसे याद नहीं रखना है ना, बिल्कुल ऐसे खोलते टाइम सोचना ही नहीं है। कैसे सोचना है सुनो। पहले वाले को, अब मैथ्स की भाषा में बात कर लेते हैं, पहले वाले को पूरी डिग्री, दूसरे वाले को कुछ नहीं। फिर पहले वाले का एक एक डिग्री कम करते जाएंगे, दूसरे वाले का एक एक डिग्री बढ़ाते जाएंगे। ओके, अच्छा, ये दूसरा। पहला क्या मिठाई की भाषा में समझ गए तो ठीक है। दूसरा मैथ्स की भाषा में, पहले वाले को पूरा डिग्री दे दो, वो अलग बात है, मिठाई पूरा दे दो, मैंने डिग्री पूरा दे दो। ओके, और दूसरे वाले को कुछ नहीं दो। फिर दूसरी बारी से पहले वाले में एक एक डिग्री कम करते जाएंगे और दूसरे वाले में एक एक डिग्री बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तीसरा सुनना, सबसे काम का, तीसरा सबसे काम का और सबसे इंटरेस्टिंग भी है। कैसे 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 कैसे? अगर आप पहले वाले का डिग्री देखो ध्यान से, तो पहले वाले का डिग्री सर ऊपर वाला तो नहीं है, हाँ, और नीचे वाले का डिग्री नीचे वाला है। पहले वाले को देख के मैं नहीं समझ पाया, लेकिन अगर मैं इस टर्म को देखो, इस टर्म को, तो ऐसा लग रहा है सर NC1 के बगल में जो x और y डिग्री लेके बैठा है ना, ओके, ये x की डिग्री कहीं 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 सर दोनों को घटा के, पहले वाले की दोनों को घटा के डिग्री, और दूसरे वाले को जो नीचे है वो डिग्री। हर बार देखो, यहां पे देखो, क्या पहले वाले को दोनों को घटा के डिग्री, हाँ, और दूसरे वाले को नीचे वाले की डिग्री, पहले वाले को दोनों को घटा के डिग्री और दूसरे वाले को नीचे वाले की डिग्री। तो मैं लिख दिया यहां पे क्या, तो किसी ने बोला सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब तो अपन इसका जनरल टर्म भी लिख सकते हैं। कैसे? ये थोड़ा आगे बात चला गया हालांकि, लेकिन फिर भी सर इसका जनरल टर्म भी लिख सकते हैं। कैसे सर? NCR, ओके ओके ओके, और बगल वाला कुछ भी हो, इसको सर डिग्री जो मिलेगा ना हमेशा घटा के मिलेगा, दोनों को घटा के डिग्री मिलेगा, हाँ, और दूसरा वाला जो होगा इसको 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 नीचे वाला डिग्री मिलेगा, हाँ। तो किसी ने बाइनोमियल थ्योरम का जनरल टर्म ही लिख दिया। अब इसमें R की वैल्यू रखते जाओ, सब खुलते जाएगा। जनरल टर्म का मतलब यही होता है। अच्छा, तो याद कैसे रखना है? याद तीसरे वाले तरीके से याद रखना। पहला और दूसरा तो आपको समझाने के लिए था, तीसरा एक्चुअल है जिससे अपन को खोलना है। जैसे 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 ये तो ध्यान में रखना ही है। ओके, ये सर ध्यान में रहेगा, हाँ बिल्कुल, ओके, ये ध्यान में रखना है। अब सर जो बचपन में पढ़ा था ना A+B का होल स्क्वायर, सर वो मेरा थोड़े को दिखा दो तो मेरे को मतलब बहुत मजा आएगा कि हाँ बचपन में मेरे सर ने जो पढ़ाया था A+B का होल स्क्वायर, A² + B² + 2AB, वो BT से खुलेगा क्या सर? हाँ बिल्कुल खुलेगा। A और B रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, और ऊपर वाला नेचुरल नंबर है, हाँ, तो BT लगेगा ना। अगर लगेगा, अब मेरे तरीके से बताओ, और यहां पे क्या होगा? 2C0, ठीक है, ऊपर वाले को पकड़ते हैं और नीचे वाले को बिल्कुल 0 से स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं, टोटल में से कुछ नहीं सेलेक्ट करना। ओके, बोलो यहां पे जल्दी से, बोलो जल्दी से, पहले वाले को कितनी डिग्री दूं? सब कुछ। B को कुछ कुछ नहीं दूंगा, पहले वाले को सब कुछ दे दिया, दूसरे वाले को कुछ नहीं। प्लस में फिर बोलो 2C1, ओके, पहले वाले को बोलो दोनों को घटा के डिग्री, और दूसरे वाले को बोलो नीचे वाले की डिग्री। ऐसे बोलना है। फिर से मेरे साथ बोलो, पहले वाले को दोनों को घटा के डिग्री, दूसरे वाले को नीचे वाले की डिग्री। ओके, मैं लिख देता हूं, फर्स्ट वाले को दोनों को घटा के डिग्री, घटा के मतलब सबट्रैक्ट करके, घटा के डिग्री दो, एंड सेकंड वाले को नीचे वाला डिग्री दो, नीचे वाला डिग्री दो। ओके,
ध्यान में रहेगा कि नहीं ध्यान में रहेगा, ये बोलना है आपको बीटी खोलते टाइम हमेशा, बाइनोमियल थ्योरम खोलते टाइम हमेशा यही सोचो। ये भी लिख देता हूं, हर चीज लिख देता हूं आपको ताकि नोट्स ही आपका टीचर बन जाए। ओके, बाइनोमियल थ्योरम के टाइम ऐसे सोचो। ओके, कितना आसान कर दिया आपको खोलना। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब मेरे साथ यहां पे जल्दी से बोलो, दूसरा वाली बारी बोलो क्या 2C2। अब रुक जाऊंगा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, जितना था सब सेलेक्ट कर लिया, अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ओके ठीक है, 2C2 बोलो। पहले वाले को अब की बारी दोनों को घटा के डिग्री 0, फर्स्ट वाले को दोनों को घटा के डिग्री, सेकंड वाले को नीचे वाले की डिग्री 2। ओके ओके, अब आगे बढ़ूंगा ही नहीं सर। ओके ओके ओके, 2C0 बोलो कितना होता है NC0। अब यहाँ पे फैक्टोरियल भी आपको जल्दी जल्दी, सॉरी नोटेशन भी जल्दी खोलना आना चाहिए। 2C0 1, क्या A स्क्वायर और B की पावर 0 क्या हो गया A स्क्वायर, अरे B की पावर 0 1 हो जाएगा। ओके, प्लस में 2C1 बोलो, 2C1 तो 2 होगा, क्यों 2 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, इसका शॉर्ट ट्रिक भी अभी सिखा दूंगा आपको। 2 ओके, AB A की पावर 1 और AB प्लस में यहां बोलो 2C2 कितना हो गया 1, NCN 1 होता है, और A की पावर 0 मतलब 1 और B स्क्वायर, तो ये आ गया आपको A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। खुश हो गया। अब ये आपको खोलना है, ये मैं आपको डू योर सेल्फ देता हूं, नेक्स्ट क्लास में आपको यहीं से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, पर शॉर्ट ट्रिक नहीं बताओगे क्या, शॉर्ट ट्रिक सिखा के भेजता हूं आपको। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक टू ओपन NCR। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक टू ओपन NCR। ठीक, क्या शॉर्ट ट्रिक है सर इसका ओपन करने का। एक तो मैंने सर सीखा NCR मतलब बच्चों की तरह n फैक्टोरियल अपॉन में R फैक्टोरियल और दोनों का घटा के फैक्टोरियल। ओके, मैं बोलता हूं अगर 10C2 है, ठीक है, तो अगर इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ये लिखा है 10 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, और फिर मैं 2 फैक्टोरियल को नहीं लिखूंगा। या फिर सर एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला का फैक्टोरियल एक बार लिख ही देता हूं। चलो, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ठीक है, फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर दोनों का घटा के फैक्टोरियल, यही होता है ना। हाँ, फिर अपन अगली लाइन में कहीं जाके बोलते हैं सर इसको 10 इंटू 9 तक ही खोलो, क्योंकि नीचे फिर 8 फैक्टोरियल मिलेगा, तो 8 फैक्टोरियल यहां भी दिखाना पड़ेगा मेरे को, और 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। ओके सर, एक मजे की बात सुनना, क्या मजे की बात यह कि 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल खत्म होते हैं, ये दिखता है 10 इंटू 9 अपॉन में 2 इंटू 1। अब मेरा शॉर्ट ट्रिक सुनना, शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर आपको 10C2 को डायरेक्ट खोलना है, नीचे क्या है 2, इसको 2 कम तक खोलो, मतलब 10 इंटू 9 तक खोलो। अच्छा, और नीचे वाले का फैक्टोरियल खोलो 2 इंटू 1, वहीं लिखा हुआ है आपको। मतलब सर इसीलिए आपने बोला था कि हमेशा छोटा वाला पकड़ना है। हाँ, क्योंकि नीचे जो बैठा है उतनी बारी ऊपर वाले को खोलना है, मतलब उतना कम तक ऊपर वाले को खोलना है। तो अगर 10 से 8 आ गया तो 10 से 8 मतलब सर 10 को 8 कम तक खोलना, मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 ऐसे 8। इसीलिए आपने सिखाया कि इससे बढ़िया 10C2 सोच लो, क्योंकि 10C2 के टाइम में ऊपर वाले को 2 कम तक ही खोलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 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 सर अगर आपके सामने मैं आपको 10C6 दे देता हूं सोचने के लिए, तो मैं सर 10C6 नहीं सोचूंगा, क्यों, क्योंकि बड़ा है, इससे एक और छोटा मिल सकता है ना इसका जुड़वा भाई 10C4, तो इसके जुड़वा भाई को पकड़ता हूं। अगर मैंने इसके जुड़वा भाई को पकड़ा तो सर के शॉर्ट ट्रिक से 10 को मैं 4 कम तक खोलूंगा, 10 इंटू 8 इंटू सॉरी 9 भी होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 4 तक खोला इसको। ठीक है, और नीचे वाले का फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2, तो डायरेक्ट लिखने का तरीका। ओके, ये मेरा शॉर्ट ट्रिक है, अगले क्लास में से क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं बाइनोमियल थ्योरम के नेक्स्ट क्लास में, ये सम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कल पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो सेकंड क्लास में बीटी का मिलते हैं हम, आज के क्लास में इतना ही। समझ में आया होगा, मजा आया होगा तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके, और चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करना। ठीक है, चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।